आज यार एनर्जी वाले क्वेश्चंस करेंगे थोड़े, बट इसके लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको बस याद दिला दें आपको। जो रिजल्ट्स हम लोग यूज करने जाएंगे इसमें ना काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी जब आप किसी सिंगल पार्टिकल का लिखोगे तो उसके लिए रिजल्ट आप हमेशा ये लगाओगे हाफ मास और उस पार्टिकल की जो भी स्पीड होगी उसका स्क्वायर, पार्टिकल के केसेस में। बॉडीज के केसेस में जब बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपको किसी बॉडी का निकालना हो और ऐसी बॉडी का जो ट्रांसलेट कर रही हो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल पार्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो या फिर कर्वी लीनियर मोशन कर रहा हो, तो यहाँ पर भी आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सेम लगाना है, हाफ इंटू मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी का स्क्वायर। कहीं कहीं पर बॉडी अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और बॉडी रोटेट कर रही हो, जो भी हमारा करंट चैप्टर चल रहा है उसमें, तो रोटेट करने वाले केसेस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट आता है। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेक्चर के टाइम पर डिराइव हुआ था, उसको हाफ टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। और इसमें जो आई कंसिडर होगा वो हमेशा लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होगी, जिस भी एक्सिस के अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स का निकाल चुके हैं, थ्योरम्स पढ़ चुके हो आप। तो आज उसी का एप्लीकेशन पार्ट करने जाएंगे काइनेटिक एनर्जी के लेकर के। तो ये फॉर्मूले हो गए। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी जब उसकी हम बात करेंगे तो उसके लिए भी फॉर्मूला है एम जी इंटू हाइट। इन केस ऑफ अ पार्टिकल के लिए सिंगल पार्टिकल है तो वहां पर एम जी एच लगाएंगे, और अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी कि ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, तो वहां पर भी फॉर्मूला यही लगाते हैं एम जी एच का। लेकिन वहां पर क्या करते हो, हाइट जो कंसिडर करते हैं वो उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो एम जी इंटू हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, अगर अगर आप किसी एक्सटेंडेड बॉडी को कंसिडर कर रहे हो और पार्टिकल है तो डायरेक्टली एम जी एच लगाओगे। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी। इसके अलावा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी वर्क एनर्जी पावर में पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं सब का आज कंबाइंड एप्लीकेशन होगा। और ये ऑब्वियस सी बात है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप उन्हीं क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे जहां पर लैक ऑफ फ्रिक्शन हो, यानी कि नो वर्क बाय द फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। तो आज क्वेश्चन तो फिलहाल हम यही लेंगे जहां पर फ्रिक्शन का वर्क नहीं होगा, नो वर्क बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। तो उन कंडीशंस में आप कह सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी पूरे सिस्टम की कंजर्व होगी। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। मेनली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाला। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में हमारे इंटीग्रेटेड अप्रोच आएंगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब इसके पहले जो न्यूटन लॉ पढ़ रहे थे वो भी हम कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो न्यूटन लॉ के टाइम पर आपको ये लगाना पड़ेगा समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सटर्नल डायरेक्शन से मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, एक ये कंसेप्ट। उसके अलावा टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा वाला कंसेप्ट ये लगाएंगे। टॉर्क जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस के अबाउट। दो ये इक्वेशन लगाएंगे। कहीं कहीं पर याद करेंगे, मतलब ये सारे कंसेप्ट आज कंबाइंडली यूज होने वाले हैं। पुली और स्ट्रिंग वाले न्यूमेरिकल्स में पुली और जहां पर स्ट्रिंग था वहां पर हम लोग कई बार नो स्लिप कंडीशंस लगाते थे, तो वो यूज करोगे न्यूमेरिकल में, नो स्लिप कंडीशंस। ठीक है, ये कंसेप्ट लगाएंगे। और इनके अलावा बेल्ट और चेन वाला जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब वो बेल्ट और चेन साइकिल वाले एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, साइकिल की चेन वाला। तो ये सारे कंसेप्ट आज यूज हो सकते हैं, बेल्ट और चेन कंसेप्ट। ठीक है। और एक और पॉइंट जो हमने कल वाली क्लास में कहा था, आगे बढ़ने से पहले ये सारी बातें एक बार रिवाइज कर लें कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए, मतलब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के दो रास्ते थे, हमने बताए थे आपको। एक अप्रोच काइनेमेटिक्स का होता है जिसके अंदर आप ट्रेजेक्टरी देखते हो, और एक अप्रोच न्यूटन लॉ होती है जिसके थ्रू हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास का निकाल सकते हैं। तो एनएलएम फॉर सेंटर ऑफ मास और काइनेमेटिक्स फॉर एनी पॉइंट, ये आप दो कंसेप्ट का फॉलो करोगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आपकी आवाज बीच बीच में बिल्कुल बंद हो जाती है सर, क्या मेरी तरफ ये कुछ हो रहा है कि? पता नहीं यार मुझे कैसे, मैं तो कंटिन्यू। कभी कभी होती है। यस सर, होता है ऐसा कभी कभार। ये सब बिल्कुल बंद हो जाती है एकदम से। हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यू हो जाता होगा। चलिए अब देखो स्टार्ट कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये देख रहे हो आप, मासलेस रोप और एक डिस्क के ऊपर उसको रैप किया गया है कई बार। डिस्क की स्पेसिफिकेशन दी गई है, डिस्क का मास कैपिटल एम, डिस्क का रेडियस कैपिटल आर, और उसके साथ एक ब्लॉक एम मास का अटैच किया गया है और मासलेस रोप है। यहाँ पर ब्लॉक के बारे में दे रखा है कि ये स्टार्टिंग में h हाइट पर है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है कि पहले तो ये फाइंड आउट करना है टाइम टेकन जब वो ग्राउंड को टच कर जाएगा, मतलब कितनी देर बाद ये मास ग्राउंड पे आएगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा ये भी निकालना है कि उसकी वेलोसिटी उस टाइम पर क्या होगी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, अब इनको कैसे करेंगे देखो। तो इसमें टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, अगर टाइम निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी मोशन का टाइम ऑफ मोशन कभी भी कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए पहले तुम्हें एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो फॉर टाइम ऑफ मोशन एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन निकालने का मतलब आप एनएलएम वाली अप्रोच पे जाओगे, और एनएलएम वाली अप्रोच पे जाएंगे तो उसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने होंगे। तो स्मॉल एम के ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी की फोर्स लगाएंगे और टेंशन की फोर्स टी लगाएंगे, और पुली के ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन प्लस पुली के सेंटर पे उसका वेट एमजी, कैपिटल एमजी, ये हमारे फोर्सेस हो गए। और इसमें ये मानेंगे कि ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा और ये पुली साइमल्टेनियसली अल्फा के एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगी, ठीक है। ये दो बातें हो गई। ये फिर मैं अपने उसी पॉइंट पर स्टैंड कर रहा हूँ कि इक्वेशंस बनाने से पहले हमको डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सी बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, किधर ट्रांसलेट कर रही है, कौन रोटेट कर रहा है, किधर रोटेट कर रहा है, ये सब पहले डिसाइड करना होता है। अब हम जब इक्वेशंस बनाएंगे तो इक्वेशंस में अगर हम स्मॉल एम मास के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो एम जी माइनस कैपिटल टी इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय उसका एक्सेलरेशन, दिस इज फॉर स्मॉल एम मास। और पुली के लिए यानी कैपिटल एम मास जो पुली है उसके लिए अगर इक्वेशन लिखे तो वो रोटेट कर रहा है, उसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, तो रोटेशन वाली इक्वेशन यानी टॉर्क इक्वल टू वाई अल्फा, और टॉर्क उसके सेंटर के अबाउट कंसिडर करेंगे। पुली पर एक टेंशन वाली फोर्स लग रही है सरकमफ्रेंस के ऊपर, एक एमजी वाली फोर्स लग रही है सेंटर के ऊपर, और एक क्लैंप की भी फोर्स होगी बट वो भी सेंटर पे होगी। तो अगर हम सेंटर के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ टेंशन फोर्स का ही टॉर्क मिलेगा, विच इज टेंशन इनटू सेंटर से डिस्टेंस उसका लिखेंगे कैपिटल आर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट डिस्क है ये, तो कैपिटल एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये दो कंडीशंस हो गई। उसके अलावा आप तीसरी इक्वेशन बनाओगे नो स्लिप कंडीशन वाली। नो स्लिप कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर थर्ड इक्वेशन बनेगी जो ए और अल्फा को रिलेट करेगी, विच इज ए इक्वल टू आर अल्फा। ये तीसरी इक्वेशन बनेगी। हाँ जी विज्ञान, और इन तीनों से फटाफट अब आप सॉल्व करो इन तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए। तो एक आंसर ऑलरेडी आ चुका है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, लाइक अभिज्ञान ने पहले ही सॉल्व कर लिए। तीनों इक्वेशन सॉल्व करके एक्सेलरेशन की जो वैल्यू बन रही है वो 2g/3 बन रही है। तो सेकंड इक्वेशन में आपने अल्फा नहीं लिखा, सॉरी इनटू अल्फा, आई अल्फा। तो ये मुझे ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू 2g/3 बन रही है यहाँ पर, वो आप भी चेक कर सकते हो सॉल्व करके। और जब एक्सेलरेशन 2g/t आ जाएगा तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें काइनेमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर h के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे छोड़ा गया है इसको, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2g/3 निकाल चुके हो और इनटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा कि टाइम की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3h/g, स्क्वायर रूट ऑफ 3h/g। अब बी पार्ट क्वेश्चन का जिसमें स्पीड सॉल्व करनी है वो कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें तो हमको स्पीड निकालने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज जब हम एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टाइम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम इसमें वेलोसिटी तो चाहे तो काइनेमेटिक्स से भी निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन a इंटू टी करके। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाला जा चुका है 2g/3 का, और टाइम भी कैलकुलेट कर चुके हैं रूट ऑफ 3h/g। फ्रेंड्स यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी आपको, कुछ ऐसा आ जाएगा रूट ऑफ 4gh/3। अभी यार मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है। ये सर वो दोनों मस्जिद अलग अलग है। विज्ञान मुझे लगता है तुमने एक्सेलरेशन जो बताया है ना वो सर हमने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने डायरेक्टली कॉपी कर दिया आपका रिजल्ट, लेकिन ये गड़बड़ हो गया यार। ये जो आंसर आ रहा है ना, एक्चुअली ये जो मुझे क्वेश्चन बदलना पड़ जाएगा। ये आंसर जो आ रहा है
ये तब आएगा जब आप स्मॉल एम और कैपिटल एम को सेम मान लोगे। मैंने भी नोटिस नहीं किया यहाँ पर और सीधा सीधा रिजल्ट हमने यूज कर लिया। हाँ एक्चुअली मासेस, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मॉडिफाई कर लो, दोनों के मासेस बराबर कर लो, अब दोबारा वर्किंग नहीं करेंगे। प्रोसेस ये रहेगा सॉल्व करने का, मासेस डिफरेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लोगे आप उसको। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बी पार्ट है, मतलब स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। अगर स्पीड निकालनी हो तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो एक चीज ये देखोगे यहाँ पर, बड़ा ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू तो सिस्टम रेस्ट पे था 0, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू, तो इसके लिए ब्लॉक का जो इनिशियल लेवल है उसको ही अपना रेफरेंस सेट कर लो। तो उसको रेफरेंस मानने से क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की 0 होगी और पुली की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पुली का सेंटर उस रेफरेंस से कुछ हाइट पर है। तो सेंटर ऑफ पुली, बिकॉज पुली ऑब्जेक्ट है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए तुमको mg इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाना पड़ेगा। तो 0 पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल एम मास के ब्लॉक के लिए, और प्लस कैपिटल एम इंटू जी, और उस रेफरेंस से पुली का सेंटर जितनी भी हाइट पे होगा उसको कैपिटल एच से डिनोट कर दो आप। ये हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे, इसको ध्यान से सुनना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक तो होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक के लिए जो मूव कर रहा है इसके अंदर, और दूसरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें पुली का भी कंसिडर करेंगे बिकॉज वो भी साथ में रोटेट कर रहा है इसी सिस्टम के अंदर। तो ब्लॉक वाली काइनेटिक एनर्जी तो आप सिंपली ट्रांसलेटरी वाले मोशन के हिसाब से निकालोगे, हाफ स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर करके। और पुली वाली काइनेटिक एनर्जी बिकॉज वो रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैपिटल आई विच इज एम आर स्क्वायर बाई 2 और इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे इसमें, तो जो ब्लॉक है जब वो ग्राउंड पे आ चुका होगा तो वो रेफरेंस लेवल से स्मॉल एच हाइट नीचे आ चुका है, तो पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की माइनस mgh। लेकिन जो पुली की पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिकॉज पुली का लेवल चेंज नहीं हो रहा, पुली एक फिक्स लेवल पर है, तो पुली की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ये पहले के बराबर ही कंसिडर की जाएगी, यानी mg इंटू कैपिटल एच। तो अगर हम न्यूमेरिकल में पुली की पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर ना भी करें तो हमारे क्वेश्चंस में फर्क नहीं पड़ता कोई, क्योंकि जब आप एनर्जी को इक्वेट कराओगे तो पुली की पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सेम होने की वजह से कैंसिल कर जाएगी। दैट मीन्स अब आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यूज करो और देखो इससे क्या रिजल्ट बनता है हमारा, और दोनों मासेस बराबर लेकर के। इसमें एक और चीज लगानी पड़ेगी तुमको, ओमेगा और वी का भी रिलेशन लगाना पड़ेगा। ओमेगा और वी का रिलेशन आप उसी नो स्लिप कंडीशन से लाओगे, ए इक्वल टू आर अल्फा वाली कंडीशन से, या फिर अगर इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो ये जो मोमेंट ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी पुली की लिखी गई है उसमें जो ओमेगा आ रहा है, उस ओमेगा को हटा सकते हो बाय द फॉर्मूला वी इक्वल्स टू आर ओमेगा से, ओमेगा को वी बाई आर कर लीजिए। और उसके बाद जरा एनर्जी कंपेयर करके देख लो और मासेस को इक्वल लेके देखना, बिकॉज ऑलरेडी हम पहला पार्ट इक्वल मास पे कर चुके हैं। और वेरीफाई करिए कि स्पीड की जो वैल्यू एनर्जी कंजर्व करके आ रही है, क्या वो भी रूट ऑफ 4gh/3 ही आ रही है या कुछ डिफरेंट आ रही है, मतलब जो आंसर आ रहा है आपका। करने के बाद सॉल्व करके देखो इसको, बताएं, और हमें भी बताएं कि आंसर आपका क्या आ रहा है इसके हिसाब से सॉल्व करके। बोलो जी, बाकी लोग भी सॉल्व करें, मासेस को इक्वल कर देना इसमें। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 कैपिटल एम, और ये जो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है ये वापस वी स्क्वायर बन जाएगा। और ये सारे मासेस ऑलरेडी हम बराबर ले चुके हैं, तो ये मासेस हम कैंसिल कर सकते हैं इनमें से। इनफैक्ट ये पूरा जीएच भी चला जाएगा जैसे जैसे, और फिर देखो कंपेयर करके सेम ही आंसर आ जाएगा, रूट ऑफ 4gh/3। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं पूछा था, मान लो क्वेश्चन के 2 पार्ट्स नहीं होते और एक ही पार्ट होता और उसमें स्पीड निकालनी होती सिर्फ,
तो हम अपना टाइम एक्सेलरेशन निकालने में बर्बाद नहीं करेंगे। अगर मेरे को वेलोसिटी ही निकालनी है, फिलहाल इस क्वेश्चन में तो 2 पार्ट है कि टाइम भी निकालना है और वेलोसिटी भी निकालनी है, तो आपको न्यूटन लॉ का यूज़ करना पड़ रहा है। बट अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं पूछा होता और सिर्फ स्पीड पूछी होती, तो हम न्यूटन लॉ वाली अप्रोच पे नहीं जाते फिर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली एनर्जी कंजर्व करके सीधा-सीधा आंसर ले आते कि स्पीड की ये वैल्यू आएगी। और पेपर्स में अब पेपर ऑब्जेक्टिव होना है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में अब एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। नॉर्मली या तो टाइम पूछेंगे या स्पीड पूछेंगे। क्योंकि न्यूटन लॉ से हम पहले एक्सेलरेशन निकालें, फिर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाएँ, ये लेंथी प्रोसेस है। एनर्जी वाले मेथड से आपको स्पीड की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं अभी। कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करो। अब इस क्वेश्चन में देखो, पुली का रेडियस स्पेसिफाइड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पेसिफाइड है, मतलब ये सब तो कैलकुलेशन के डेटा है। स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है और सपोर्ट कर रहा 1 किलोग्राम मास एट द अदर एंड। स्टार्टिंग में स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया है, सीधा स्पीड पूछ लिया है, फाइंड द स्पीड, और जब वो 10 सेंटीमीटर नीचे आ चुका होगा, तो हमने हमारे इसमें पहले तो अपना सिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं। सिस्टम ऑलरेडी हम कई बार इसको पिछले चैप्टर्स में बता चुके हैं। सिस्टम के अंदर स्प्रिंग आएगा, प्लस पुली है सिस्टम के अंदर बिकॉज मोशन में है वो, और प्लस वो जो ब्लॉक हैंग कर रहा है वो भी हमारे सिस्टम के अंदर है। अब आप इसकी जब इनिशियल एनर्जी निकालोगे, तो इनिशियल एनर्जी में एनर्जी के फॉर्म चेक करो। एनर्जी के इनिशियल मोमेंट पर कौन कौन से फॉर्म होंगे, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी में एक फॉर्म एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी भी जो आप निकालोगे उसमें भी ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी किसका होगा यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 होंगे, एक काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का होगा इनिशियली, प्लस एक काइनेटिक एनर्जी हमारे लिए पुली का होगा। प्लस पोटेंशियल एनर्जी के 2 फॉर्म हैं, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक के लिए, प्लस एक दूसरा फॉर्म होगा यहाँ पर इलास्टिक एनर्जी यानी कि स्प्रिंग एनर्जी वाला। तो वहां पर आप इलास्टिक एनर्जी को भी चेक करोगे, इलास्टिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब इसमें हम पुली की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नहीं लिख रहे, और क्या रीजन है कि हम पुली की पोटेंशियल एनर्जी को नहीं लिखना चाहते हैं यहाँ पर, मतलब उससे क्या फर्क क्योंकि वो पड़ेगा? चेंज ट्रांसलेट नहीं नहीं कर होगी। हाँ जो बिल्कुल, क्योंकि हमें कंजर्वेशन कराना है, तो जो एनर्जी मुझे पता है कांस्टेंट है उसको अननेसेसरली लिख करके अपना टाइम फिर नहीं हम बर्बाद करेंगे। तो जितने फॉर्म ऑफ एनर्जी सिस्टम में है पहले उसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले। अब जब आपने सारे फॉर्म पता कर लिए, तो अब इसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो मैं इसी के नीचे यहाँ पर सर हाँ जी बताओ। सर इस सिस्टम में अर्थ भी लिखेंगे ना? अर्थ है वो हाँ, मतलब कोई जब ग्रेविटी लिखेंगे तो अर्थ ऑटोमेटिकली सिस्टम का पार्ट होता है, अर्थ भी सिस्टम में होगा थियोरेटिकली, बिल्कुल सही बात है। अब इनिशियल मोमेंट पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक 0 है, इनिशियल मोमेंट पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पुली 0 है, इनिशियल मोमेंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक उसको रेफरेंस मान लो 0 हो गया, और इनिशियल मोमेंट पर स्प्रिंग की एनर्जी तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो नेचुरल लेंथ पे है, वो भी 0 है। तो स्टार्टिंग में सारी एनर्जी 0 हो गई। बाद में हम ब्लॉक की स्पीड कुछ v मान लेंगे, तो यहाँ पर हाफ उसका मास इंटू वी स्क्वायर। पुली की जो काइनेटिक एनर्जी है वो रोटेशनल फॉर्म में है, तो रोटेशनल फॉर्म के हिसाब से यहाँ पर हाफ इंटू उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर। ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो h डिस्टेंस नीचे जा रहा है तो उसकी रेफरेंस से नीचे जाने की वजह से माइनस mgh, और अगर ऑब्वियस सी बात है पुली h डिस्टेंस नीचे जाएगा तो लेफ्ट साइड पर स्प्रिंग एक्सटेंड करेगी बाय द सेम डिस्टेंस h, तो स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ k इंटू एच स्क्वायर। अब आप दोनों को कंपेयर कर दो बस, मतलब ये जो E इनिशियल कैलकुलेट कर रहे हैं और दूसरे इक्वेशन से जो हम E फाइनल कैलकुलेट कर रहे हैं, इन दोनों एनर्जी को कंपेयर कर दो और आंसर मिल जाएगा। बट एक चीज बार बार यूज होगी तुम्हारी, V और ओमेगा का जो आपस का रिलेशन है, और वो रिलेशन अलग से देखा जाता है, बार बार कई बार यूज कर चुके हो, नो स्लिप कंडीशन कहा जाता है, जिसके थ्रू आप ये कह सकते हो कि जो ओमेगा है वो इक्वल टू V अपॉन R है। तो ओमेगा को रिप्लेस कर दो और फाइनली V की वैल्यू निकाल दो कितनी आ रही है। अब आंसर अपने आप देखो क्या आएगा। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को इक्वेट करो। इनिशियली सब कुछ 0 था, फाइनल एनर्जी के एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं, सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। बस इसमें हाइट को कन्वर्ट कर लेना, ये 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में लेके जाओ 0.1 मीटर, और
कैलकुलेट करके देखो कि v कितना आता है इसके थ्रू। ओमेगा को भी रिप्लेस करेंगे, ओमेगा को v बाई आर कर लेंगे, बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस 20 सेंटीमीटर है, उसको 0.2 मीटर कर लो और देन सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो लॉजिकल पार्ट में कोई डाउट है तो बताएं, मैथमेटिकल पार्ट तो भी छोड़ दीजिए, मैथमेटिकल पार्ट में टाइम लग जाता है, बट इसमें जो जो चीज समझाई गई है इसमें कोई एरर, कोई दिक्कत है, कोई स्टेप है जो नहीं समझ में आ रहा तो वो डिस्कस करो। बोले आ गया सर। कोई तो दिक्कत सभी को ठीक है? मतलब ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिन क्वेश्चंस में स्पीड पूछी जाए आपका दिमाग तुरंत एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, और उसके पहले प्रोसीड करने पहले अपने मेंटल लेवल पर पहले आप रीजनिंग पार्ट पे आते हो, एनालिसिस पार्ट पे पहले ये देखा जाता है कि एनर्जी इस क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्म के अंदर है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते समय क्या होता है, कभी कभी कोई एनर्जी हम लोगों से मिस हो जाती है, भूल जाते हैं हम लोग। तो इक्वेशंस में एंटर करने से पहले हमेशा एनालिसिस पार्ट, वो चाहे एनएलएम की अप्रोच हो चाहे वो एनर्जी की अप्रोच हो। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इसको कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में तो मीटर स्टिक है, मतलब 1 मीटर का एक रॉड है यहाँ पर जो कि वर्टिकली स्टैंड कर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो उसको रॉड ही मान लेते हैं। एक मीटर स्टिक मतलब रॉड हो गया, उसका मास है वो लेंथ एल मान लेते हैं। और ये रफ सरफेस पर भी है, इसका ध्यान देना। जेंटली अलाउड टू फॉल का मतलब ऑलमोस्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मतलब इसकी जो इनिशियल ओमेगा होगी वो जीरो, बिकॉज क्वेश्चन में जेंटली धीरे से इसको छोड़ा गया है, तो इनिशियल जेंटली अलाउड मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। उसमें एक और एजम्पशन है कि जो एंड ऑफ द एंड एट द फ्लोर डज नॉट स्लिप, मतलब अगर इसके आप कुछ ए बी नाम दे दो, तो जो आप क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी वाला एंड है ये बी, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से ये स्लिप नहीं करने वाला, डज नॉट स्लिप का कंडीशन दे रखा है यहाँ पर पॉइंट बी पर। तो एक तरीके से बी को आप हिंज वाला मान सकते हो, मान सकते हैं कि पॉइंट बी हिंज है, और अगर वो स्लिप नहीं करेगा और रॉड फॉल करेगी तो मोशन ऑफ रॉड जो होगा यहाँ पर वो बट ऑब्वियस है कि कुछ रोटेशनल मोशन के हिसाब से चलेगा। तो इसको हम डिफरेंट फेजेस में अगर ड्रॉ करते चले जाएं तो ये कुछ इस तरीके से होता जाएगा, अलग अलग पॉइंट्स पर रोटेट कर रहा होगा ये रॉड। बोले जी ये स्टेप समझ में आ रहे हैं यहाँ तक आपको? यहाँ तक ठीक आ रहा है? यस सर, यस सर। है ना? यस सर। मतलब इसका मतलब रॉड जो है वो रोटेट कर रही है, मतलब और फाइनली जब वो पूरा गिर जाएगी क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से, जब वो रॉड फाइनली पूरी तरीके से जमीन पे आ चुकी होगी तब उसका ओमेगा हमें कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन है कि उस समय कितना ओमेगा होगा इसमें। तो इसमें भी हम अननेसेसरली न्यूटन लॉ की अप्रोच पर नहीं जाने वाले, क्योंकि स्पीड कैलकुलेट करने को दी है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने को नहीं पूछा गया है। तो एनर्जी वाला मेथड ज्यादा आसान पड़ता है। लेकिन अब एक चीज हमारे पास ये आती है कि यहाँ रफ सरफेस है, यानी फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो क्या फ्रिक्शन की प्रेजेंस में एनर्जी कंजर्व हो सकती है? नो सर। नो सर। अब यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। टाइप है ना सर, ये दूसरा टाइप है। टाइप क्या मतलब? यस सर, बट क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सर कुछ यहाँ हो रहा है इसलिए। देखिए हाँ एक मिनट, एनर्जी कंजर्व करने के लिए क्या जरूरी है, फ्रिक्शन का एब्सेंट होना या फ्रिक्शन की वर्क का एब्सेंट होना? वर्क का सर, सर वर्क का वर्क। एब्सेंट होना। वर्क। फ्रिक्शन का एब्सेंट होना कोई लॉ नहीं है, फ्रिक्शन रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्क ना करें, मतलब उससे कि उसके थ्रू कोई एनर्जी हमारी डिसिपेट ना हो। रगड़ नहीं रहा सर सरफेस तो हीट नहीं निकलेगी। हाँ नहीं, Yes, और sir. वैसे सुनो, तो वैसे भी कंसेप्ट सुनो पहले, मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूँ। वर्क के जब कंसेप्ट की बात होती है तो आप जब ये पढ़ते हो ना, वर्क बाय अ फोर्स का फॉर्मूला आपको बताया जाता है कि वर्क बाय फोर्स, अब आपका फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप इसको एफ एस कॉस थीटा लिख दोगे, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला था एफ डॉट डी एस। वर्क एनर्जी पावर की जब स्टार्टिंग की गई थी तो हम लोगों ने वर्क बाय फोर्स को ऐसे ही डिफाइन किया था, और तब एक पॉइंट बहुत क्लियरली ये कहा गया था कि ये जो ds होता है ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, इट मस्ट बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड।
वेयर कैपिटल एफ एक्स, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये, जिस पॉइंट पर फोर्स लगी है उसने क्या डिस्प्लेसमेंट करी है ये डिफाइन करता है कि वहां पर लगने वाली फोर्स ने क्या वर्क किया है। ये पूरा आपका कंसेप्चुअल डेफिनेशन पार्ट है। तो हमारे इस क्वेश्चन में अगर मुझे वर्क फ्रिक्शन का निकालना होगा तो मैं इसको लिखूंगा फ्रिक्शन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का जहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी, क्योंकि फ्रिक्शन बी वाले पॉइंट पे ही लग रहा है और किसी पॉइंट पे तो लग नहीं रहा फ्रिक्शन। और जब क्वेश्चन ने ये कहा है कि बी पॉइंट स्लिप कर नहीं रहा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी तो जीरो हुआ, बिकॉज वहां पर कोई मोशन नहीं हो रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन है बट उसका वर्क डन जीरो है, और उसका रीजन ये है कि द पॉइंट वेयर फ्रिक्शन इज एक्टिंग दैट पॉइंट रिमेन्स एट रेस्ट। ये इसका असर्शन रीजनिंग के हिसाब से भी अगर कोई पूछे तो रीजन दे सकते हो कि क्या रीजन है कि फ्रिक्शन का वर्क जीरो है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आप कभी भी दिमाग में ये मत बिठाना, ये भी एक तरीके का कंफ्यूजन ही है। कई लोग ये समझते हैं कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि फ्रिक्शन रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, बट वो किसी भी तरीके से एनर्जी को चेंज करने में कंट्रीब्यूट ना करे, मतलब कि वर्क ना करे। मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन एक ऐसे पॉइंट पर लगे जहां पर कोई मोशन नहीं हो रही हो, जहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो आ रही हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है। तो अब आपका रीजनिंग ये होता है कि सिंस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज जीरो, देयरफॉर द एनर्जी ऑफ सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। अब आप इसको कह सकते हो कि एनर्जी यहाँ पर कंजर्व रहेगी, मतलब कि जो इनिशियल एनर्जी है वो और फाइनल एनर्जी सेम रहेंगी। अब इनिशियल एनर्जी में क्या क्या फॉर्म्स होंगे ये भी एक क्वेश्चन है, कौन कौन सी एनर्जी होगी इनिशियल मोमेंट पर। तो इनिशियल एनर्जी में दो ही फॉर्म्स होंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन में दो ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी जो रॉड की है रोटेट करने की वजह से, और दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो रॉड के लिए हुई। क्या क्या वैल्यूज होंगी इनकी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड जीरो है क्योंकि स्टार्टिंग में वो बहुत नेग्लिजिबल वेलोसिटी से चल रहा है, और रॉड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए mg इंटू, क्योंकि रॉड एक ऑब्जेक्ट है। लेक्चर के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो हाइट कंसिडर करेंगे इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की, जो कि फ्लोर से L/2 डिस्टेंस के ऊपर है। ये हो गई इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी में भी यही दो फॉर्म्स आएंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की वजह से हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और फाइनली क्योंकि ये रॉड का सेंटर ऑफ मास अब ग्राउंड पे आ चुका है यानी फ्लोर के ऊपर, और वो हमारा रेफरेंस लेवल है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनली जीरो हो चुकी होगी। इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, मतलब ये इनिशियल एनर्जी और इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू रखोगे वो क्या रखोगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रॉड के केस में वैसे तो ml²/12 होती है, लेकिन ml²/12 तब होती है जब उसका एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा हो, और इस क्वेश्चन में रॉड सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं रोटेट कर रही है, रॉड का रोटेशन उसकी एंड पॉइंट के अबाउट हो रहा है, बिल्कुल बी वाले पॉइंट के अबाउट। तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करोगे और m इंटू सेंटर ऑफ मास और बी के बीच में जो डिस्टेंस है L/2 का स्क्वायर करेंगे। तो अब यहाँ पर आप बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी वाली एक्सिस के अबाउट निकाल रहे। अब बताएं सब क्लियर हो गया कि इसमें अभी किसी स्टेप पर डाउट है? बोले भाई जल्दी, अगर हो गया हो तो आगे बढ़े फिर। आ गया सर। ठीक है, फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा इससे, मतलब एनर्जी को कंपेयर करके ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, मतलब फाइनल ओमेगा जो निकालोगे। इनिशियल एनर्जी भी लिख दिया, फाइनल एनर्जी भी लिख दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बता दिया क्या होगा यहाँ लेके आओ, कहाँ गए? और इसमें आंसर निकालो क्या बनेगा। सर इसमें अल्फा निकाल के सर हम लोग अगर वाली इक्वेशन लगा दे मोशन की तो आएगा आंसर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। फायदा क्या उसका, फायदा क्या हुआ आपको, क्या उससे हमारा टाइम बच रहा है या क्वेश्चन इजी हो रहा है, मतलब बेनिफिट क्या हो रहा है उससे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं सर, इसको मैंने एक्चुअली पहले वैसे ही करा था, नहीं मतलब जैसे फर्स्ट थॉट वही क्लिक करा इस वजह से। नहीं, वो यही तो मैं समझाने के लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप नहीं, कई सारे लोगों को ये लगता है कि स्पीड निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो यही आज के लेक्चर का पर्पस मेरा यही है
कि स्पीड निकालने वाले क्वेश्चन को हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से कर सकते हैं। उसमें फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन लॉ, फिर फोर्स इज इक्वल टू ma, टॉर्क इक्वल टू y अल्फा, इन इक्वेशंस के चक्कर में नहीं फंसना हमें, क्योंकि एनर्जी वाली अप्रोच बहुत आसान पड़ती है। एक तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, ना कोई डायरेक्शन ना कोई कंपोनेंट, तो चांसेस कम होते हैं मिस्टेक करने के। फोर्सेस में आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है, फिर ये पता करना पड़ता है कि फोर्स की क्या डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, मतलब वहां डायरेक्शंस के चक्कर में फंस जाते हैं। तो वो अप्रोच कभी भी इतनी अच्छी अप्रोच नहीं मानी गई है। न्यूटन लॉ वाली अप्रोच से स्पीड निकालना एक बेटर अप्रोच नहीं मानते हम लोग, कोई भी नहीं मानता। मतलब सब लोग आपको यही बोलेंगे कि स्पीड निकालनी है तो एनर्जी वाला कंसेप्ट लगाओ और जल्दी से अपना आंसर ला करके कंप्लीट करो उसे। अल्फा निकाल के भी आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें अल्फा निकालोगे तो वेरिएबल अल्फा आएगा, तो वेरिएबल अल्फा आएगा तो काइनेमेटिक्स के में जाएंगे, फिर कैलकुलस लगाएंगे। मतलब आंसर लाना पर्पस नहीं है ना, आंसर के साथ आपको ये भी देखना है कि टाइम क्या लगा मेरे को सॉल्व करने में, यस सर, ओके सर। है ना। बाकी लोग को क्लियर हुआ ये चीज? क्योंकि ये जो पॉइंट इन्होंने Yes, sir. पूछा, जो पॉइंट पूछा है, थैंक यू जी, ये पॉइंट जेन्युइन पॉइंट है इनका कि हम अल्फा निकाल के क्यों नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। क्या वो मेथड गलत है? तो मेथड गलत नहीं है, वो आप अल्फा निकाल करके भी ओमेगा निकाल सकते हो, मेथड वो गलत नहीं है, लेंदी है। तो हमें छोटे मेथड्स देखने होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन दिखाता हूं अभी। अब यहां पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें 3-4 पार्ट्स पूछे गए हैं। तो देखो फिगर में ये रॉड दिया गया है, 1 मीटर इसकी लेंथ, मास 4 किलोग्राम, और ये 30 डिग्री एंगल पर है, मतलब वर्टिकल से नहीं, वर्टिकल से नहीं, जब स्टार्टिंग हुआ था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर लिखी हुई है द रॉड इज इनिशियली हेल्ड इन द हॉरिजॉन्टल कंडीशन। अभी ये 30 डिग्री पर है, मतलब स्टार्टिंग में ये रॉड जो थी वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर थी। इनिशियल मोमेंट पर इस रॉड की कंडीशन जो थी वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से एक्स एक्सिस पर थी, हॉरिजॉन्टल थी। उसके बाद जब इसको छोड़ा गया है तो कुछ टाइम बाद ये 30 डिग्री एंगल पर है। तो ओमेगा इनिशियल 0 पहली कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और 30 डिग्री कुछ टाइम बाद का है। अब इन्होंने पहले प्रोसेस में तो अल्फा पूछा है, दूसरे में ओमेगा पूछा है, और तीसरा एक अलग सा यूनिक पॉइंट है, टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द टिप पी, पॉइंट पी की टोटल एक्सेलरेशन। तो जो पहला पार्ट है, अब आपको अल्फा निकालना है, तो अब अल्फा निकालने का तो एक ही रास्ता है। अल्फा निकालने का इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक इक्वेशन बनाते हैं, वो है टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर डिसीजन ये लेना होता है हमें कि हम टॉर्क कौन सी एक्सिस के अबाउट यूज कर रहे हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस के अबाउट यूज कर रहे हैं। जो एक्सिस टॉर्क के लिए लोगे वही एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए लोगे, और एक्सिस कौन सी लेंगे तो वो ऑब्वियस है कि ये रॉड जो है वो अपनी एंड पॉइंट ए के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, इसमें रोटेशन अबाउट ए चल रहा है। तो इसका मतलब आपको टॉर्क ए वाले पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ए वाले पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है। अब पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क, तो पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ये आएगा बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए पॉइंट के अबाउट पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12 और प्लस सेंटर ऑफ मास और ए पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम उसके थ्रू हम पॉइंट ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। और टॉर्क की जो कैलकुलेशन करेंगे वो पॉइंट ए के अबाउट, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से करोगे। और फोर्सेस में इसके सेंटर ऑफ मास पर, फोर्सेस में सेंटर ऑफ मास पर ग्रेविटी की फोर्स काम करेगी, यानी कि m इंटू जी की फोर्स। और उसके अलावा एक फोर्स जो विजिबल नहीं है वो होगी हिंज वाली फोर्स, मतलब जहां पर भी रॉड को क्लैंप करेंगे वहां पर भी फोर्स होगा, लेकिन उसका अननोन डायरेक्शन है, मेरे को ये नहीं पता कि उसकी क्या डायरेक्शन है, और मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है, उसकी डायरेक्शन अननोन है, उसको अननोन रहने दो। क्योंकि जब आप पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालोगे तो पॉइंट ए पर लगने वाली फोर्स के लिए टॉर्क की वैल्यू 0 आएगी। फोर्स भी पॉइंट ए पर, टॉर्क भी पॉइंट ए के अबाउट निकालेंगे तो फोर्स और पॉइंट ए के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आएगी। तो ए वाले पॉइंट पर अननोन फोर्स की वजह से कोई टॉर्क आएगा नहीं। और ग्रेविटी की फोर्स का टॉर्क निकालने के लिए जो टॉर्क का बेसिक रूल है वो लगाओ। टॉर्क का बेसिक रूल वो कहता है m इंटू जी, और इंटू एम जी की लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, और एम जी की लाइन को एक्सटेंड करके
पॉइंट ए से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे कितना है, और वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी पॉइंट ए से mg की लाइन को एक्सटेंड करने के बाद वो आ जाएगी आपकी l/2, और मेरे ख्याल से sin 30 L/2 sin 30 अभी ठीक है जी। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो कितनी आती है। ये सब कैंसिल कर जाएंगे, कुल मिलाकर के 3g upon 4l 4l इतना अल्फा क्लॉकवाइज आ रहा है। तो ए पार्ट का आंसर ये हो गया। बी पार्ट ओमेगा निकालना है। अब हो सकता है हम में से कुछ लोग ये सोचें कि जब अल्फा निकाल लिया है तो ओमेगा निकालने के लिए हम काइनेमेटिक्स का यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब एक्सेलरेशन निकाल ही चुके हो तो ये हो सकता है कि हम इस इक्वेशन पे चले जाएं, ओमेगा फाइनल स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू थीटा। इसका यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम है इसमें? अल्फा निकालने के बाद क्या प्रॉब्लम है? अल्फा पर वेरिएबल अल्फा एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट नहीं। तो ये Yes, sir. हाँ, क्योंकि ये जो अल्फा आपने निकाला है, दिस अल्फा जो आपने कैलकुलेट किया है, दिस अल्फा इज एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। वो 30 डिग्री की लोकेशन पर है। ये हर समय नहीं होगी, दूसरे लोकेशंस पे अलग आंसर आता है, क्योंकि यहाँ जो आप साइन 30 डिग्री का फैक्टर देख रहे हो, यही रॉड अगर किसी और एंगल पर होती, मतलब 30 से पहले बीच में कहीं होती, यहाँ पर कहीं पर, जब उसका एंगल 30 से अलग हो रहा होता, तो यहाँ का अल्फा और नीचे वाला अल्फा अलग अलग आएंगे। ये अल्फा डैश होगा, यहाँ पर अल्फा मिलेगा आपको अलग अलग एंगल पे, क्योंकि अगर 30 डिग्री की बजाय हम बड़े एंगल पर होते तो नेचुरल से बात है साइन 30 की जगह कुछ और एंगल आ रहा होता। तो ऐसा कुछ अगर आपके मन में आए तो पहले उसको क्लेरिफाई करो कि जो अल्फा निकाला है वो तो आपने इंस्टेंटेनियस निकाला है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अल्फा निकाला है, और वो कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग अल्फा है। तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। रीजन बीइंग, इसके लिए साफ साफ कहा गया था कि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये इक्वेशन यहाँ पर सही नहीं है, नॉट वैलिड। मतलब इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इस क्वेश्चन में गलत है, नॉट वैलिड इन दिस प्रॉब्लम ड्यू टू वेरिएबल अल्फा। तो अब दूसरा रास्ता क्या बचा फिर आपका? इसके अलावा अगर ये नहीं कर सकते तो फिर क्या रास्ता बचा? सर एनर्जी कंजर्व, एनर्जी कंजर्वेशन। दो या रास्ते हैं। या एक और रास्ता है कि पहले आप अल्फा किसी जनरल एंगल पर निकाल लें। एक ऑप्शन ये भी है कि हम अल्फा किसी जनरलाइज एंगल पर निकाल लें, और फिर हो सकता है कि हम ये कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, कुछ लोग अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, यस सर। बट इसको मैं Yes, प्रेफर sir. नहीं करता क्योंकि ये लेंदी ऑप्शन है, तो मैं इसको चूज नहीं करता। मैं स्पीड निकालने के लिए कभी भी न्यूटन लॉ और काइनेमेटिक्स का फॉलो नहीं करता, और कोई भी बुक वाले नहीं करेंगे, कोई भी आपको सजेस्ट भी नहीं करेगा कि इसको करो। स्पीड निकालने के लिए हमेशा एनर्जी पे चले जाओ। तो एनर्जी अप्रोच बेटर अप्रोच होती है स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। अब उसको देखो कैसे फॉलो करेंगे। यहाँ पर एनर्जी अप्रोच यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, तो उसमें इनिशियल एनर्जी लिखे पहले, इनिशियल मोमेंट पर एनर्जी। तो काइनेटिक फॉर्म और पोटेंशियल फॉर्म दो एनर्जी होंगी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये दो एनर्जीज होंगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 बिकॉज रेस्ट पे था, और हम इनिशियल को ही रेफरेंस मानते हैं अपना, जो इनिशियल लेवल है उसको रेफरेंस सेट कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। अब हम लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल मतलब टोटल एनर्जी फाइनल, उसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनली रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में है, इसका ध्यान रखना है। तो हाफ फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आप जल्दीबाजी में ml²/12 बना करना। ये जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोमिनेटर में लिखा गया है, जिसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके ml²/3 आ रही है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रॉड के लिए लिखना चाहते हो, बॉडी है वो। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है, रॉड का सेंटर ऑफ मास, ये उस रेफरेंस लाइन से अब कितना नीचे है। डायग्राम को एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, दो अलग अलग केसेस बना करके।
तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो सेंटर ऑफ मास था रॉड का वो इनिशियल रेफरेंस लेवल से स्विंग करके नीचे आ चुका होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लाइन से कितना वर्टिकली नीचे है ये कैलकुलेट करो आप। ये हाइट कैलकुलेट। L/2 cos थीटा। थीटा मतलब क्या, 30 की 60? क्योंकि वर्टिकल साइड से 30 डिग्री है। 30। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी एक तो माइनस में लिखेंगे क्योंकि रेफरेंस के नीचे जा रहे हैं, और माइनस mg, और वो हाइट जो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लाइन से नीचे जा रहा है, जितनी हाइट सेंटर ऑफ मास अपने रेफरेंस लेवल के नीचे गया है वो हाइट, और वो हाइट L/2 इंटू, इन्होंने सही बोला है, इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। और फिर कंजर्व कर दो एनर्जी को, इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, इससे डायरेक्टली ओमेगा आ जाएगा। आप देखो 2 स्टेप में आंसर मिल रहा। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए किसी भी क्वेश्चन में यही अप्रोच लगाओ, आंसर भी जल्दी आएगा और एरर भी होने के चांसेस कम होते हैं। फोर्स वाले मेथड से तो फिर भी ये आसान पड़ता है हमें। ठीक है, तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, छोड़ दे रहे हैं इसको, दोनों एनर्जी इक्वेट करके। अब तीसरे पार्ट पर आओ। तीसरे पार्ट पर हमें किस चीज का एक्सेलरेशन पूछा हुआ है? इसमें एक्सेलरेशन पूछा है, किस चीज का पूछा गया है, कौन से पॉइंट के लिए? पॉइंट पी के लिए। तो क्या वो सेंटर ऑफ मास है? नो क्योंकि सर। नहीं सर, पार्टिकल है। तो हमेशा क्या कहा गया है कि अगर आप किसी नॉन सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालते हो, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स। काइनेमेटिक्स। बिल्कुल, तो काइनेमेटिक्स के हिसाब से इसमें 2 एक्सेलरेशन होंगी, एक इसकी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी और प्लस एक इसकी टेंजेंशियल, बिकॉज रोटेशन में सर्कुलर मोशन ही आएंगी। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितनी होगी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी? है जी, सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी कितनी होंगी इसकी, अगर इसको कैलकुलेट करना देखा जाए तो पॉइंट थर्ड पार्ट में एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विल बी सेंट्रिपिटल प्लस टेंजेंशियल। टेंजेंशियल होगी अल्फा इंटू L/2। हाँ जी, बच्चा गड़बड़ कर रहे हो। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर से, मैंने और टेंजेंशियल R यहाँ पे L होगा। और बिल्कुल L/2 होगा शायद। एल होगा, L/2 नहीं। देखो आप जिसकी एक्सेलरेशन निकाल रहे हो वो पॉइंट एक्सिस से कितनी दूर है? सर ओके। L है L। हम तो पॉइंट टिप पॉइंट की निकाल रहे हैं ना, तो टिप पॉइंट एक्सिस से कितना दूर है ये पता करो। पॉइंट पी की डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, सेंटर ऑफ मास नहीं, जिसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस चेक करेंगे। और ये वेक्टर वाइज ऐड है, डायरेक्टली मत ऐड कर देना क्योंकि इनकी डायरेक्शंस अलग अलग आएंगी। अगर हम इसको ड्रॉ करके दिखाएं ना डायग्राम में, देखो तो जो पॉइंट P है, अगर आप इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिखाओगे तो पॉइंट P की ट्रेजेक्टरी एक सर्किल बन रही है, ट्रेजेक्टरी इसकी सर्किल, और अगर ये सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है तो पॉइंट P का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पॉइंट O की तरफ होगा और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्किल की टेंजेंट की तरफ आएगा। तो जो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, उसमें आर की जगह एल, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और आर अल्फा यानी कि एल अल्फा, आर अल्फा मतलब यहाँ पर एल अल्फा, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इनके बीच बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो हम क्या करेंगे, इनका रिजल्टेंट लाएंगे बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे तो जो टोटल एक्सेलरेशन पॉइंट पी की बनेगी यहाँ पर, नेट एक्सेलरेशन बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, एक वेक्टर हमारे लिए है ओमेगा स्क्वायर एल, उसका स्क्वायर, और प्लस दूसरा वेक्टर हमारे लिए है एल अल्फा, उसका स्क्वायर। इससे आपका आंसर बन जाएगा, यानी कुल मिलाकर के एल और स्क्वायर रूट के अंदर बन जाएगा हमारे लिए अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू दी पावर 4। अल्फा ए पार्ट में सॉल्व किया है, ओमेगा बी पार्ट में सॉल्व किया है। तो अल्फा और ओमेगा जो ए और बी पार्ट से निकाले गए हैं उनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जाकर के सी पार्ट का पूरा आंसर बनेगा। हालांकि हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो सी पार्ट है, हाँ तो उसमें क्वेश्चन में दिया है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया है कि अपना आंसर ओमेगा अल्फा के फॉर्म में ही छोड़ सकते हो। बट इन केस ये न लिखा होता फिर तो मैं ए जो अल्फा और ओमेगा ए और बी पार्ट्स को निकाले हैं उनको सब्स्टिट्यूट भी करता मैं इसके अंदर,
मतलब अगर ये लाइन ना लिखी होती तो ये लाइन यहाँ पर तो इसलिए लिख दी गई है कि हमारा टाइम थोड़ा बचा रहे। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर थीटा तो आ नहीं रहा है, अगर हम थीटा सिंपलीफाई थीटा ना भी मतलब करें। थीटा मतलब पाई/6 क्यों नहीं आ रहा? थीटा आपको लग रहा नहीं आ रहा ना, थीटा इनडायरेक्टली अल्फा को कैलकुलेट करने में यूज नहीं हुआ है, यस सर। तो थीटा वैसे नहीं दिख रहा आपको, लेकिन अल्फा को कैलकुलेट करने में तो थीटा यूज हुआ ही है। ओके सर, तो सर जहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन में अगर लिखा हो इन टर्म्स ऑफ दिस, तो जरूरी नहीं है कि वो टर्म आए आखिरी नहीं में। बच्चा, पहली बात ये लिखा नहीं होगा, ये हमने इसलिए लिखा हुआ है, ये हमने लिखा हुआ है क्योंकि मैं कंसेप्ट के ऊपर जाना चाह रहा था कि पहले तो आप ओमेगा और अल्फा के साथ एक्सेलरेशन का रिलेशन देख लो। कभी भी ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता कि अल्फा और ओमेगा के फॉर्म में बताओ, तुम्हें अल्फा ओमेगा की वैल्यू रखनी ही पड़ेगी। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो, अब इसमें ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2 मासेस के, और रॉड का भी मास m है। इसमें रिजिड रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, कैन रोटेट, और ये मासेस भी हैं, मतलब m मास रॉड में भी है, उसकी लेंथ भी है, और साइड में दो मासेस और लगे हुए हैं। सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मैक्सिमम ओमेगा निकालना है तुम्हें। तो चाहे मैक्सिमम निकालना हो या सिर्फ स्पीड निकालनी हो, लगाएंगे तो एनर्जी अप्रोच है। फाइंड द स्पीड या फिर फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, दोनों में अप्रोच एनर्जी की ही काम करेगी। ठीक है, स्पेसिफिकली आज जो हमने जानबूझ करके एनर्जी का ही लेक्चर उठाया है, ताकि आपको लगातार क्वेश्चन करते करते आपको ये समझ में आ जाए कि एनर्जी अप्रोच कितनी, मतलब आसान अप्रोच है एक तरीके से। पहले तो सिंपल अप्रोच है ये। क्या बनेगा आंसर भाई? देखो, इनिशियल मोमेंट पर एनर्जी, तो उसके फॉर्म क्या क्या हैं देखिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1, मैं फॉर्म दिखाता हूँ, और चाहो तो आप m1 की जगह पर एक तरीके से टोटल काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, और प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये इनिशियल मोमेंट पर देखेंगे, बट इनिशियल मोमेंट पर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 है। क्वेश्चन कह रहा है वो रेस्ट पे छोड़ा गया है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग 0 सेट कर देंगे, इसको रेफरेंस मान करके। और फाइनल एनर्जी में, अब फाइनल मोमेंट है कौन सा, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैक्सिमम ओमेगा कब आएगा यहाँ पर, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि ओमेगा मैक्सिमम होगा कब, तो हम फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? सर जब अल्फा 0 हो जाए तब। हाँ, और वो कब होगा, मतलब उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी? कब का मतलब ये रॉड की ओरिएंटेशन क्या होगी, ये कितने एंगल से रोटेट कर जाए ताकि ओमेगा मैक्सिमम हो जाए, ये सब चीजें पूछी जा रही है। तो ये एक सेपरेट डिस्कशन है जिसके बारे में तुम्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम ओमेगा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर कैलकुलस कहता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम मिनिमम होती है, कैलकुलस सेज दैट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एनी वेरिएबल, डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, यानी कि डी ओमेगा अपॉन डी टी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और फिजिक्स कहता है कि डी ओमेगा बाई डी टी तो अल्फा होता है, यानी कि अल्फा 0 होना चाहिए। और अल्फा 0 होने का मतलब टॉर्क 0 होना चाहिए। टॉर्क 0 होने का मतलब आप एक ऐसी ओरिएंटेशन पे जाओ जहां से कोई टॉर्क ना आ रहा हो। और टॉर्क 0 होने का मतलब, सुनिए, हाँ, टॉर्क 0 होने का मतलब जितनी भी फोर्सेस हो, ऑल फोर्सेस मस्ट पास थ्रू, क्योंकि तभी टॉर्क 0 आएगा। टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 0 टॉर्क आने का मतलब कि मोमेंट आर्म 0 आए, फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आनी चाहिए। अब ये कब होगा? जी अभी गंदी, ऑल तो वाई फोर्सेस, एक्सिस के लॉन्ग जब आ तब जाएगा। वर्टिकली होता है। हाँ, तो ऑल फोर्सेस मस्ट पास थ्रू पॉइंट ओ, तो ये तो तभी हो सकता है जब ये पूरी पूरी रॉड वर्टिकल कंडीशन पर आ जाए। समझ रहे हो आप इसको? बताएं। यस सर। यस सर। हाँ जी, मतलब इसको अगर हम ऐसे अलग से फिगर बना के दिखाएं और ये हम कह दें कि ये पूरी रॉड जब वर्टिकल कंडीशन पे हो जाएगी इस तरीके से, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जब ये पूरी रॉड वर्टिकल कंडीशन पे हो जाएगी, तो 90 डिग्री घूम जाएगी, तो जो m1 का वेट होगा m1g, m2 का वेट होगा m2g, और रॉड का सेंटर ऑफ मास पर वेट mg, ये सारी की सारी फोर्सेस इसी पॉइंट O से ही पास हो रही है। मतलब आप m1g को आगे बढ़ाओगे
तो वो भी O पॉइंट से, कैपिटल mg भी O पॉइंट से, और m2g को एक्सटेंड करेंगे तो वो भी O पॉइंट से। ये सारे के सारे पॉइंट O पॉइंट से है, यानी यही कंडीशन ओमेगा मैक्सिमम की है। तो इसका मतलब फाइनल एनर्जी जो होगी वो वर्टिकल कंडीशन पे निकालनी होगी आपको। अब जब वर्टिकल कंडीशन पे निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? तो अब सुनना, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मैक्सिमम ही है यहाँ पर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा तुम्हें। जब ये रॉड अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी तो क्या m1 पॉइंट रेफरेंस लाइन के ऊपर नहीं चला जाएगा? बताएं। और m2 पॉइंट अपने रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएगा। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो m2 वाला पॉइंट नीचे आएगा, m1 वाला पॉइंट ऊपर जाएगा। तो m1 पॉइंट अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी m1g इंटू, और m1 कितनी हाइट ऊपर चला जाएगा रेफरेंस लाइन से? तो L/2 डिस्टेंस। हाँ, और साइमल्टेनियसली m2 रेफरेंस लाइन से L/2 डिस्टेंस नीचे जा रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी -m2g L/2। और रॉड का सेंटर ऑफ मास जिस लाइन पे था उसी लाइन पर है, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आएगा नहीं। अब इसमें I की वैल्यू, इस क्वेश्चन में I की वैल्यू क्या रखेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इस सिस्टम में 3 मासेस हैं तो तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे। m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक एक करके तीनों निकाल लो। m1 एक सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर, तो m1 इंटू L/2 का स्क्वायर एक पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। m2 भी एक पार्टिकल है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 इंटू L/2 का स्क्वायर। बट रॉड एक पार्टिकल नहीं है तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इस समय रॉड अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर वाले फॉर्मूले का लगाएंगे ml² डिवाइडेड बाय 12। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। और नाउ उसके बाद आपको करना ये होगा कि इनिशियल एनर्जी को कंपेयर करना होगा विद द फाइनल एनर्जी, और सॉल्व करके ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो कितनी होगी। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बोलिए जी। सर हम्म तो एक जनरल डाउट ये था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का होता है, हम्म। उसमें आपने जनरल में वो साथ में साइन थीटा वाला टर्म भी लिखवाया था डेरिवेशन के टाइम। लेकिन वो तब बताया था जब एक्सिस और रॉड के बीच थीटा एंगल हो। यस सर। हाँ, तो यहाँ नहीं यहाँ है। पे तो हम एक्सिस जो है, हमें तो पॉइंट पता है जिसके अबाउट रोटेट कर रही है ना। एक्सिस एक्सिस पता तो है, हम वो फिगर देखो ना, जेड एक्सिस बनी तो है। फिगर देखो, इस जेड एक्सिस के अबाउट घूम रही है, और रॉड एक्स वाई प्लेन में है, रॉड एक्स और वाई के प्लेन में है, और रोटेशन उसका जेड एक्सिस के अबाउट हो रहा है, यानी कि एक्सिस रॉड के 90 डिग्री पे ही है। ओके सर। इसमें कोई डाउट है तो पूछें, वरना इसका हम एक पार्ट एक्सटेंड करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का। बोलो जी। ठीक है, स्टेप हमने कोई, मैं अपनी तरफ से तो यार मतलब एक एक पॉइंट बोलता जा रहा हूँ, जितने छोटे छोटे पॉइंट है सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट फिर भी अगर ना समझ में आया तो बताओ कहाँ पर दिक्कत है। आ गया सर समझ में। आ गया, चलिए। अब इसमें ना एक क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप कितने कंसेप्चुअली साउंड हो। तो इसका मुझे आंसर चाहिए कि व्हेन द ओमेगा इज मैक्सिमम, मतलब कि वर्टिकल कंडीशन, फाइंड फोर्स एट द हिंज, फोर्स एट क्लैंप, फोर्स एट द पिवट पॉइंट। पिवट कह लें, हिंज कह लें, क्लैंप कह लें, कितना होगा। अब मैं यहाँ पर आपका कंसेप्ट चेक करना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या करोगे। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का आगे चीज है। हिंज की फोर्स निकालने में ही बहुत दिक्कत होती है, मतलब कई लोगों को हिंज फोर्स निकालने में कंफर्ट नहीं होता, प्रॉब्लम होती है ना। तो देखो, पहली बात। सर आप प्लीज 2 मिनट दे दीजिए ना। हाँ जी बच्चे। सर 2 मिनट ट्राई करने के लिए दे दीजिए ना प्लीज। नहीं, ट्राई आप वो मत करो, आप प्रोसेस बता दो, मेथड, मतलब हमें आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि आप प्रोसेस बताओ, हम डिस्कस कर रहे हैं, हम तो खुद ही डिस्कस करना चाह रहे हैं। अच्छी बात, हाँ अगर आप सर। तो आप स्टेप बता दो कि सर ये करेंगे, क्योंकि
वर्किंग ना आप मुझे दिखा पाओगे ना हम देख पाएंगे बच्चे, प्रॉब्लम ये है ना यहाँ ओके पर। हाँ सर तो आप पाइवोट पे सर हम दो क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्सेस मान लेंगे nx एंड ny जो कि हिंज के कंपोनेंट होंगे। सर हम ये दोनों उसी डायरेक्शन में मानेंगे जिस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एंड रेडियल होगा, उससे सर काफी इजी हो जाता है निकालना। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद सर वही कंपोनेंट मेथड एंड सर फोर्सेस जहां लग रही हैं उसको सॉल्व करके कंपोनेंट से नहीं निकाल नहीं, वो देंगे बिल्कुल सर। यहाँ तक आप सही हो, NX यहाँ तक सही हो। इसके आगे इक्वेशंस कौन सी बनाओगे? इक्वेशंस कौन सी बनाओ? सर हाँ सर nx एंड ny सर हमने परपेंडिकुलर एक दूसरे के मान लिए सर, फिर टेंजेंशियल में सर टेंजेंशियल परपेंडिकुलर होगा रॉड के। नहीं बच्चा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन लगाओगे सर काइनेमैटिक्स वाली कि इक्वेशन बनाई कि न्यूटन लॉ वाली इक्वेशन लगाओगे कि एनर्जी वाली इक्वेशन लगाओगे? जब हम बोलते हैं तो ये बताओ, 3 चैप्टर हैं, काइनेमेटिक्स, एनएलएम और सर एनर्जी। काइनेमैटिक्स की। हाँ यही सर पूछ रहा हूँ। काइनेमैटिक्स की। तो अच्छा काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से फोर्स कैसे लाओगे? फोर्स निकालने के लिए तो फिर न्यूटन लॉ ही लगना चाहिए ना, मतलब F इक्वल टू ma वाली इक्वेशंस। तो एनएलएम लगा के फोर्सेस बैलेंस करेंगे। बैलेंस क्यों बोलते हो भाई हमेशा आप लोग? बैलेंस मतलब उसने आंसर पूरा सही दिया है, उसकी बैलेंस लॉजिक पूरी सही है, उसका लॉजिक सही है, और मेरे ख्याल से वो बोल नहीं पाई, उसके मन में होगा, लेकिन वही हाँ बात है सर मैं समझा नहीं पा रही हाँ हूँ। मैं समझ गया बच्चा, तुम्हारी प्रॉब्लम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि क्या है ये, कैसे करेंगे। हाँ तो सर। कोई बात नहीं, ठीक है जी, चलिए चलता है। देखो फोर्स निकालने का तो सिर्फ एक अप्रोच है, वो है एनएलएम। तो ये इसके लिए तो और कोई इक्वेशन नहीं है, एनएलएम ही चाहिए। अब एनएलएम के थ्रू कैसे निकालेंगे? तो पहले तो एनएलएम ये कहता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन, बट ये ध्यान रखना होता है बार बार सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहां पर एक और कंसेप्ट भी लगा सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये प्रीवियस चैप्टर मतलब जो मोमेंटम वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे आप लोग, उस चैप्टर में ये भी कहा गया था कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये कहा गया था। तो यहाँ पर हमेशा समेशन ऑफ मास ही यूज करते हैं हम लोग, टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब हम अपने न्यूटन लॉ को ऐसे भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू पार्टिकल 1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 प्लस पार्टिकल 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 एंड प्लस रॉड का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। ऐसे भी तो कह सकते हैं ना सेंटर ऑफ मास को। अब हम एक एक करके चेक करने जा रहे हैं, देखो एक एक करके। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 वो हम काइनेमेटिक्स के थ्रू लाएंगे, टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल मिला करके। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 भी हम काइनेमेटिक्स से लाएंगे, सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल ला करके। और एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, तो रॉड का तो सेंटर क्लैम्प्ड है, जो पिवट है वो सेंटर ऑफ रॉड ही तो है, तो रॉड के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि ये चीज जीरो है। अब A1 और A2, तो मास M1 एक सर्कुलर मोशन कर रहा है पिवट के अबाउट, मास M2 भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है उसी पिवट के अबाउट। तो इनके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस होंगी और इनके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशंस होंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अभी हम लोगों ने पीछे कहा था कि ये कंडीशन ओमेगा मैक्सिमम की है और इस समय अल्फा 0 है। और रोटेशनल मैकेनिक्स में जब भी आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना होगा, आप हमेशा फॉर्मूला लगाओगे आर अल्फा का, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जब भी निकालना होगा, फॉर्मूला लगाओगे ओमेगा स्क्वायर आर का। तो अल्फा 0 होने की वजह से मास m1 की टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगी और मास m2 की टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगी, यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएंगे, क्योंकि अल्फा नहीं है इस टाइम पर। और इनकी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आएंगी, तो m1 का पिवट की तरफ एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और m2 का भी उसी सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल वाली, जो कि ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, और इस पिवट वाले पॉइंट से m1 m2 का जो डिस्टेंस है वो l/2 और l/2 है, ओमेगा स्क्वायर l/2। तो अब हमारा राइट हैंड साइड जो बन रहा है वो बन जाएगा मास m1
एक्सेलरेशन ऑफ 1 में टेंजेंशियल 0 है और सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर L/2 है। कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर बने हुए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में। तो हम वेक्टर के हिसाब से एक्सेलरेशन a1 को जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे माइनस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर L/2 जे कैप, अगर वेक्टर का फॉर्म यूज करते हैं तो, प्लस m2 एक्सेलरेशन ऑफ 2 पार्टिकल नंबर 2 वो ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 है, जिसका डायरेक्शन अगर वेक्टर के हिसाब से देखें तो ये पॉजिटिव जे कैप है और तीसरा टर्म 0 है। अब आते हैं बगल में लेफ्ट साइड पर एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस में ग्रेविटी की फोर्स आएगी, तो टोटल फोर्स बाय ग्रेविटी पूरे सिस्टम पर, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स, तो टोटल मास है कैपिटल M प्लस m1 और प्लस m2, ये टोटल मास इंटू जी, वेक्टर के हिसाब से जे कैप और वो भी माइनस में। एक्सटर्नल फोर्स में ध्यान देना है, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब इसमें ग्रेविटी काउंट करना है तुमको, और प्लस जो उस पिवट की फोर्स है वो भी एक्सटर्नल में ही आएगी, और प्लस फोर्स बाय द पिवट उसको वेक्टर में ही रहने दो। फोर्स बाय पिवट को वेक्टर के फॉर्म में ही रहने दीजिए, कुछ ना करिए उसको कंपोनेंट्स लेने से कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट हो भी सकता है, मतलब मैं उसको वेक्टर ही लिख देता हूँ पूरा। और इससे क्या होगा, फोर्स पिवट का डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, इक्वल टू माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर L/2 जे कैप, राइट साइड की चीजें लिख रहे हैं पहले, प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर L/2 जे कैप, ये भी राइट साइड की चीज है, और लेफ्ट साइड से जो ग्रेविटी वाला टर्म है उसको राइट साइड पर ट्रांसफर कर दे रहे, तो कैपिटल M प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू जे कैप। बताओ जी, ये बात समझ में आई आपको कि नहीं? अभी यहाँ तक। अब इसमें ओमेगा अभी हम लोगों ने पिछले वाले एनर्जी मेथड से कैलकुलेट किया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू पीछे सॉल्व की गई है यहाँ पर एनर्जी मेथड से। यहाँ पर यही ओमेगा सॉल्व करना होगा, और ये जो ओमेगा सॉल्व किया होगा इसको अगले वाले स्टेप में यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे और उसके बाद अपना आंसर लेकर के आओ। सब्स्टिट्यूट ओमेगा फ्रॉम प्रीवियस पार्ट। बोलो जी, ठीक है? अभी इससे डायरेक्टली पिवट की फोर्स वेक्टोरियल फॉर्म में आ जाएगी, और जब वेक्टोरियल फॉर्म में आ जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि उसमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स क्या हैं, और मुझे साफ दिख रहा है कि इस समय कोई आई कैप का कंपोनेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस मूवमेंट पर पिवट का हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगा और सिर्फ वर्टिकल फोर्स लग रही होगी उसके अंदर। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें कोई वो भी मेथड है, वेक्टोरियल मेथड यूज करने के अलावा भी कुछ यूज कर सकते हैं हम लोग? फिर वो जो भी बताया इसने कंपोनेंट मान लो, पिवट पर आप एफ एक्स और एफ वाई मान लो। फिर उसके लिए लेकिन क्या होगा, आपको एक बार एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक बार वाई डायरेक्शन में इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 2 बार इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। और हम क्या कह रहे हैं कि हम दो इक्वेशंस बनाने की जाए एक ही इक्वेशन बना लेना है, वेक्टर का यूज कर लेंगे उसको थोड़ा सा। यस सर, एक बार ब्रीफ में फिर से बता दीजिए। वेक्टर की एप्लीकेशन करिए, और वेक्टर की एप्लीकेशन से हम लोग, मतलब इसमें बेसिकली ये लॉजिक है कि पिवट की फोर्स कहीं पर भी निकालनी होगी तुम्हें। एक और एग्जांपल दिखा देते हैं ना, रुको, क्योंकि एक एग्जांपल दिखाते हैं, 1 मिनट। सर तो बस एक चीज लास्ट क्वेश्चन की पूछनी थी, वो फोर्स बाय पिवट उसी पॉइंट पे है ना जहाँ पे ओमेगा मैक्स है? हाँ, उसी मोमेंट का। बाद में तो चेंज होगा, अलग होगा। हाँ, पिवट की फोर्स वेरिएबल होती है, वो मोशन के साथ साथ बदलती है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी वही था, देखो यहाँ पर समझा देते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू समझा देते हैं, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसमें देखिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, मैं इसे 2 पार्ट ऐड करूंगा। इसमें केबल बी वाली काट दी गई है, यहाँ पर इसको कट कर रहे हैं बी वाली केबल को। तो पहले मैं सॉल्व करता हूं जस्ट आफ्टर कट, पहले मैं जस्ट आफ्टर कट सॉल्व करूंगा, और इसी क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, मैं इसी में आफ्टर 90 डिग्री टर्न भी सॉल्व करने जा रहा हूं इसको, कि जब 90 डिग्री टर्न होगा तब क्या सिचुएशन होगी। दोनों को ध्यान से देख लो, एक जस्ट आफ्टर कट और एक 90 डिग्री टर्न करने के बाद। तो जस्ट आफ्टर कट में
जब इसको कट किया होगा उसके तुरंत बाद की बात करें अगर, तो ये रॉड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कंडीशन पे होगी और 90 डिग्री टर्न करने के बाद ये रॉड थोड़ी सी वर्टिकल हो जाएगी। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन है यानी कि सेंटर पॉइंट वो 1/4 डिस्टेंस पे है और इसमें भी उसी 1/4 डिस्टेंस पे ही होगा जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है। मतलब पहले वाले कंडीशन में जब उसको काटा था उसके तुरंत बाद ओमेगा की वैल्यू 0 है, लेकिन बाद में ओमेगा की कुछ वैल्यू आ चुकी होगी, 90 डिग्री टर्न करने के बाद ओमेगा भी आया होगा। ठीक है, हम दोनों, मैं ये नहीं बताऊंगा एक्सेलरेशन और बी नहीं बताएंगे, इसको तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। अभी रिएक्शन बता देते हैं कि पिन का रिएक्शन, पिवट की फोर्स, हिंज का रिएक्शन, ये सब कैसे निकाला जाता है। अब पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में दोनों के लिए अलग अलग वर्किंग हुई, मतलब स्टेप्स एक ही हैं। पहला काम, फर्स्ट, सबसे पहले आप जाओ सेंटर ऑफ मास पर और ये पता लगाओ कि सेंटर ऑफ मास की क्या एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले आप पता लगाओ सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन बाय काइनेमेटिक्स अप्रोच यानी कि सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल फॉर्म से। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा रॉड का वो सेंटर वाले पॉइंट से कितनी दूर होगा। सेंटर ऑलरेडी एंड साइड से L/4 डिस्टेंस पर अगर है तो उस सेंटर से और कितना आगे जाने पर तुम्हें सेंटर ऑफ मास मिलेगा इस रॉड का। L/4 L/4 और वो सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर मोशन पे है तो उसकी एक सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बट नोटिस करो ओमेगा 0 है, तो इस टाइम पर ओमेगा 0 होने की वजह से जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा वो 0, क्योंकि वो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है। और दूसरा एक्सेलरेशन आपको निकालना होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि आर अल्फा होगा। तो सेंटर ऑफ मास का टेंजेंट के अलोंग यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा जिसको हम आर अल्फा के बराबर करेंगे, जिसमें आर L/4 के बराबर होगा, सेंटर से आर L/4 डिस्टेंस पर इंटू अल्फा। और अल्फा निकालने के लिए हमको टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना है। टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा के लिए। अब टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये फिर एक क्वेश्चन उठता है। तो ये कैलकुलेट करेंगे जिसके अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है, यानी कि पॉइंट सी के अबाउट, जो कि सेंटर नहीं है। सी मतलब सेंटर नहीं, सी मतलब वो क्लैंप जिसके अबाउट वो रोटेशन हो रही है। और उस सेंटर पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वो ग्रेविटी की फोर्स का होगा, जो कि mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर L/4। और ध्यान रखने वाला पॉइंट फिर से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको पॉइंट सी यानी कि क्लैंप के अबाउट निकालना है, जो कि फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट mL/12 और प्लस m इंटू सेंटर ऑफ मास और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है L/4 उसका स्क्वायर यानी L² अपॉन 16। कुल मिलाकर के इतनी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ रही है सेंटर ऑफ मास में। इसको सिंप्लीफाई करना होगा तुम्हें। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स के अप्रोच के थ्रू आई, और यही तरीका होगा हमेशा। हिंज रिएक्शन निकालने का प्रोसेस यही है कि पहले आप काइनेमेटिक्स वाली अप्रोच लगा करके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन को निकालो, फिर एनएलएम वाले पे जाओ। पहले काइनेमेटिक्स फिर एनएलएम। जहां पर भी रिएक्शन निकालने को दिया जाए वहां पर फ्लो चार्ट ऐसे रहेगा, काइनेमेटिक्स और उसके बाद एनएलएम आएंगे। एनएलएम वाली कंडीशन में हम लोग कोई कंपोनेंट्स नहीं करने जा रहे, हम सारे फोर्सेस को ऑलरेडी वेक्टर के फॉर्म में यूज करेंगे। टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का हम डायरेक्टली यूज करेंगे। और लेफ्ट साइड जो फोर्सेस हैं इसमें ग्रेविटी और रिएक्शन दोनों को काउंट करिए। तो ग्रेविटी की फोर्स वेक्टोरियल फॉर्म में -mg(j), वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे इसकी ग्रेविटी की फोर्स को, प्लस एक फोर्स जिसका डायरेक्शन मुझे पता नहीं है तो उसमें हम आई और जे नहीं लगाएंगे, उसको वेक्टर में ही छोड़ देंगे, फोर्स ऑफ हिंज। उसमें कोई आई जे ना लिखो, उसको वेक्टर रहने दो। राइट साइड पर मास और सेंटर ऑफ मास की ये एक्सेलरेशन, अब ये कैलकुलेट की होगी तो देखते कितनी वैल्यू बन रही है इसकी। सर 12g/7 12g/7 डाउनवर्ड। तो m इंटू 12g/7 डाउनवर्ड
साथ में माइनस जे कैप लगा देंगे वेक्टर के पॉइंट से। जिसका डायरेक्शन पता है उसके साथ यूनिट वेक्टर लगाओगे, जिसका डायरेक्शन नहीं पता उसके साथ यूनिट वेक्टर कैसे लगाओगे? उसको वेक्टर ही रहने दो, उसमें यूनिट वेक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है। और जिसका डायरेक्शन पता है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर कर दो। इससे एफएच आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वो भी डायरेक्शन के साथ आएगा। मतलब हमें पहले से ये एज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है कि डायरेक्शन क्या बन रहा है उसका। हम इसको एक अननोन वेक्टर की तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके ही मालूम चल जाएगा क्या डायरेक्शन आएगी। सर वो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन 3g/7 आ रहा है सर। 12g/7 नहीं आ रहा? यस सर 3g/7। अबे यार भैया तुम मरवाओगे हमको किसी दिन। तो 3 कर लो भाई, कोई बात नहीं, वो कैलकुलेशन का पार्ट है। अब सुनो एक बार 90 डिग्री पर क्या होगा। एक्चुअली 90 डिग्री पर पहले तो तुमको ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट कैलकुलेट ओमेगा बाय एनर्जी अप्रोच। पहले एनर्जी मेथड लगा के ओमेगा निकालेंगे। तो के इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू इक्वल टू के फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल वैल्यू। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, हम रेफरेंस सेट कर देते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के हिसाब से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई यहां पर डायरेक्टली यूज करेंगे ml²/12 प्लस ml²/16 पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जो पहले पार्ट में लगाई है, इनटू ओमेगा स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी। जब ये स्टार्ट हुआ था, जब इस रॉड का रोटेशन स्टार्ट किया गया था, तब इसका जो रॉड था वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन पे था। इसको ना थोड़ा डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं कि मतलब ये सिचुएशन ऐसी थी, यहां कहीं पे था ये। तो सेंटर ऑफ मास जिस हॉरिजॉन्टल कंडीशन पे था उससे कितना नीचे आया, आप देखो रॉड के रोटेट करने पर सेंटर ऑफ मास कितना नीचे तक आया है, कितना वर्टिकली नीचे आया वो बताएं विज्ञान ध्यान से। सेंटर ऑफ मास L/4 डिस्टेंस नीचे, सेंटर से L/4 डिस्टेंस पे है, तो वो कितना नीचे आया है ये देखो आप। यहां से जब रोटेट करके आया होगा तो सेंटर से कितना नीचे गया होगा वो, L/4। तो L/4 डिस्टेंस अगर सेंटर ऑफ मास नीचे गया है रेफरेंस लाइन से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी तुमको -mg L/4। और इससे ओमेगा निकालेंगे। पहले तो ओमेगा की वैल्यू सॉल्व करेंगे इसमें से, ठीक है, पहला स्टेप। अब ओमेगा निकालने के बाद सेकंड क्या करेंगे वो देखो। ओमेगा निकाला, अब सेकंड स्टेप पर ए सेंटर ऑफ मास बाय काइनेमेटिक्स अप्रोच, मतलब कि सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल फॉर्म में। तो सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर मोशन पे है, उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर सी की तरफ होगी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस जो कि L/4 है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन R यानी L/4 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा होगा। बट वर्टिकल कंडीशन पर अल्फा की क्या वैल्यू होगी, ये भी क्वेश्चन है कि जब ये रॉड वर्टिकल हुई होगी तो उस समय अल्फा की क्या वैल्यू होगी। हाँ 0। क्यों सर? क्योंकि ग्रेविटी उसी एक्सिस से पास कर रही है। हाँ तो 0 होगा क्योंकि टॉर्क नहीं है, एज टॉर्क इक्वल टू 0। तो अल्फा नहीं है, टॉर्क ना होने की वजह से अल्फा नहीं है, तो इसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ, ये सब एनालिसिस करनी पड़ती है। तो ओमेगा स्क्वायर जो पहले पार्ट में है इनटू L/4, और अब की बार ये एक्सेलरेशन ऊपर यानी पॉजिटिव जे कैप की तरफ है वेक्टर के फॉर्म में। और फिर तीसरा स्टेप चले जाओ। तीसरा स्टेप है एनएलएम का, जिसमें फोर्स उस हिंज का वेक्टर के फॉर्म में और एक ग्रेविटी की फोर्स -mg जे कैप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में इक्वल टू मास, और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का यूनिट वेक्टर के फॉर्म में यानी कि ओमेगा स्क्वायर L/4
जे कैप, और ओमेगा की वैल्यू जो एनर्जी मेथड से आई होगी वो रख करके फिर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज हिंज फोर्स जब ये रॉड वर्टिकल कंडीशन पे आई होगी तब। और फिर आप ये एक चीज देखोगे कि जस्ट आफ्टर द कट हिंज फोर्स की वैल्यू और 90 डिग्री टर्न करने के बाद जो हिंज फोर्स की वैल्यू है ये अलग अलग आएंगी, जो इस बात का कंफर्मेशन होता है कि ड्यूरिंग रोटेशन हिंज का फोर्स अपनी मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन दोनों को चेंज कर रहा होता है। वो अपना मैग्नीट्यूड भी बदलता है और अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करता है। अभी तो क्लियर हुआ, सारे स्टेप लिख भी दिए कि क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं मुझे। यस सर, थैंक यू सर। यस सर। अब ना, अब क्योंकि देखो अब क्वेश्चन, थैंक यू जी, अब क्वेश्चन और आएंगे तो आप ये मत कहना कि सर ये वाला बता दो, रॉड वाला, रॉड की जगह डिस्क लगा दे तो आप कहोगे सर डिस्क वाले में हिंज कैसे निकालते हैं। भाई आप ये कह सकते हो ना कि डिस्क वाले में बता दो, तो अब डिस्क में रॉड की जगह डिस्क होगी तो उसका फर्क कहाँ पर आएगा, इस पूरे वर्किंग में कहाँ पर चेंज कर देंगे उसकी जगह पर, रॉड की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो अपना एडजस्ट करते रहिए उसको। सिस्टम यही है, तरीका यही है सॉल्व करने का, और यही सीक्वेंसिंग रखोगे तो आराम से बिल्कुल बटर की तरीके से बिल्कुल निकलता चला जाएगा, स्मूथ फ्लो में चला जाएगा सब कुछ। गड़बड़ झाला करोगे, गड़बड़ झाला का मतलब आप रैंडम तरीके से भागोगे तो रोटेशनल मैकेनिक्स सॉल्व नहीं हो पाती है। इसके लिए बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक होने की जरूरत है। पहले क्वेश्चन में 30-40 सेकंड्स आप दें एनालाइज करने के लिए, आराम से सोचने के लिए कि मुझे काइनेमेटिक्स फॉलो करनी है कि एनएलएम फॉलो करनी है या फिर एनर्जी फॉलो करनी है या तीनों का कॉम्बिनेशन लगाना है। तीनों का कॉम्बिनेशन लगाना है तो पहले क्या लगाना है, पहले मैं एनएलएम लगाऊं कि पहले एनर्जी लगाऊं, ये सारे सीक्वेंसिंग क्लियर होने चाहिए आपको। इतना मिक्स कंसेप्ट्स होने की वजह से ही ये चैप्टर डिफिकल्ट माना जाता है, और नॉर्मली आप कितनी बार भी पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स को ये चैप्टर हमेशा मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर की लिस्ट में हमेशा नंबर 1 पे है। ये मतलब इसकी जो रेटिंग है आज भी नंबर 1 पे है डिफिकल्ट चैप्टर्स की लिस्ट में। 3-4 चैप्टर ऐसे हैं फिजिक्स में जो आप कितनी बार भी करोगे वो आपको हमेशा डर बना रहेगा। एक ये है, एक अभी थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर आता है 12th क्लास में, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर है। ये कुछ 4-5 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका फोबिया कभी खत्म नहीं होता, वैरायटी ऑफ कंसेप्ट्स की वजह से। और ये विद प्रैक्टिस ही सही होंगे। आपको लग रहा है कि कोई मैजिक होने वाला तो कुछ नहीं, क्योंकि सब में, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, हाँ लॉजिक से किए। अब ये क्वेश्चन देखो, कहाँ चला गया भाई। इसमें ये 3 मासेस हैं, एम मास, बीच में एम मास और राइट, तीनों एम है, ठीक है। लेकिन पॉइंट पी मतलब जो पिवट है वो 2d/3 डिस्टेंस पे है जहां से ये रोटेट कर रहा है। 3 पार्टिकल्स मिलाए गए हैं और ये ब्लैक कलर से मासलेस रॉड्स हैं। जो ब्लैक कलर, सॉलिड ब्लैक कलर्स देख रहे हो, ये रॉड है लेकिन उनमें मास नहीं है। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स पूछे गए हैं, एक तरीके से एंडिंग पे हैं और रिव्यू टाइप का है कि जितना अब तक पढ़ा है उसको इस क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखो जी, रॉड इज, बाकी सब तो देखो ठीक है, और रेस्ट है, पहले तो ये पढ़ लिया करो क्वेश्चन में। और स्टार्टिंग में ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन पे था, और एज्यूमिंग की मास और डी आपके पास नोन है, मतलब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में, ये मान के चल रहा हूं मैं। पहला पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। अब ये एक तरीके से इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम का मतलब इसको करने से ये मालूम चलता है कि हमें क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। जिस सीक्वेंस को फॉलो करना है उसी सीक्वेंस में चीजें पूछी जा रही है। तो सबसे पहला काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, अबाउट पिवट। कितना होगा ये, तो इसको अलग अलग करो, 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों का निकालो। इसके लिए पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल 1 का निकालेंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल 2 का निकालेंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल 3 का निकालेंगे। पार्टिकल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इनटू उसका पिवट से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना होगा। और कितनी डिस्टेंस है, पार्टिकल 1 का इस पिवट से पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ये डिस्टेंस कितना है। 7d/5। नहीं कैसे बच्चा, ये d/3 है ना ये दोनों। सर 4d/3 4d/3 तो होगा। 5 लगा था। नहीं 2d/3 है वो, हाँ 4d/3।
तो m इंटू 4d/3 का स्क्वायर यहाँ पर प्लस सेकंड वाले पार्टिकल के लिए, तो सेकंड पार्टिकल d/3 डिस्टेंस पे ही है और तीसरा पार्टिकल जो है वो उस पिवट से 2d/3 के डिस्टेंस पे है। तो ये पहला स्टेप हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। और रोटेशनल मैकेनिक्स में बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो वैसे भी कुछ ना होने वाला, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला उठा लो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता ही आता है। इसीलिए इसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। 2 लेक्चर इसीलिए इस पे दिए गए थे कि पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो। आपको डिराइव करना आए चाहे ना आए, फॉर्मूला याद कर लो। भले आपको डेरिवेशन ना आए, आपको स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना नहीं आता, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जेई वाले डेरिवेशन नहीं पूछने वाले, बट उनको 2/5 mr स्क्वायर होता है स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये याद कर लो। पहला पार्ट। बी पार्ट, टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सीक्वेंसिंग देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, अब टॉर्क, तो टॉर्क अबाउट पी निकालेंगे, तो एक आई अल्फा भी है और एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। तो यहाँ फोर्सेस कौन कौन सी होंगी? पार्टिकल 3 पर ग्रेविटी, पार्टिकल 2 पर ग्रेविटी और पार्टिकल 1 की ग्रेविटी। तो mg पार्टिकल 3 के लिए, mg पार्टिकल 2 के लिए और mg पार्टिकल 1 के लिए। अब एक चीज ध्यान करो, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे देखी जाती थी, याद करिए। अगर हम पिवट से पॉइंट 3 की तरफ जाए और इस पोजीशन वेक्टर को रोटेट करें तो किस टाइप का टॉर्क आएगा? मतलब सेंस ऑफ टॉर्क देखना होगा तुमको, सेंस ऑफ टॉर्क। पार्टिकल 3 से क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा और बाकी के 2 पार्टिकल्स जो होंगे एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। ये बिल्कुल ध्यान देना होगा कि 2 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएंगे और एक क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, सेंस ऑफ टॉर्क। और मैंने पहले भी आपको वार्न कर दिया था भैया, जब ये सब खत्म हो गया था टॉर्क वर्क, तो मैंने कहा था कि पूरा रिवाइज कर लो, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में सब आएगा। तो हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पहले निकालते हैं। पार्टिकल 1 का टॉर्क है mg इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4d/3 है। पार्टिकल 2 की ग्रेविटी की फोर्स का टॉर्क mg इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d/3 है। और माइनस करेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव मान के चल रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा है, और क्लॉकवाइज टॉर्क ऑटोमेटिकली माइनस में चला जाएगा। तो माइनस जो क्लॉकवाइज टॉर्क है mg इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2d/3, ये हो गया टोटल टॉर्क। सी पार्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन। आप समझ गए होगे कैसे आएगा ये, इस सीक्वेंसिंग से ही मालूम चल जाता है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, टॉर्क निकाला फोर्स इनटू डिस्टेंस से, अब अल्फा कैसे निकालेंगे फिर? टॉर्क अपॉन इनर्शिया। समझ गए कि ये सीक्वेंसिंग क्यों है? इसका मतलब जब अल्फा निकालना हो तो आप हमेशा ये 3 काम करो ना, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आराम से निकालो, फिर टॉर्क देख लो फोर्स इनटू डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, अल्फा अपने आप आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं है। फिर उन्होंने कहा है कि लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द मास लेबल्ड 3, जो पॉइंट 3 है उसका लीनियर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ 3। अब ये तो सेंटर ऑफ मास है नहीं, कैसे आएगा? इसमें क्या अप्रोच लगाओगे? तो सिंपल सा रूल, जब सेंटर ऑफ मास नहीं है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सेंट्रिपिटल प्लस टेंजेंशियल, और कोई अप्रोच है ही नहीं इस चैप्टर पे। फॉर्मूला भी फिक्स है, ओमेगा स्क्वायर आर अल्फा। आप देख रहे हो बार बार क्वेश्चंस में यही आ रहा है। तो पार्टिकल 3 की एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए, सेंट्रिपिटल ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन ये कह रहे हैं टाइम 0 पर, और ऊपर क्या कह रहे हैं? ऊपर क्या कह रहे हैं? वो रेस्ट पे। तो सेंट्रिपिटल तो 0 हो गया इस क्वेश्चन में, टेंजेंशियल बचा आर अल्फा, और पार्टिकल 3 के लिए आर 2d/3 है, और अल्फा इसके पार्ट सी में कैलकुलेट किया गया होगा। और पार्टिकल 3 इस पिवट के अबाउट क्लॉकवाइज जब घूमेगा, हाँ सॉरी, ये भी एक पॉइंट है कि रोटेशन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये भी एक क्वेश्चन है यार। सिस्टम का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? तो कौन सा टॉर्क ज्यादा आया है? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, इसका मतलब मोशन डायग्राम गलत बन गया है, मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। और जब मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉइंट 3 की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऊपर चली जाएगी। मतलब ये जो 2d/3 अल्फा देख रहे हो, ये प्लस जे कैप के अलॉन्ग चला जाएगा, अगर ऊपर को वाई एक्सेस मान लें और हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सेस। डी पार्ट हो गया। ई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। एक बार फिर से,
कब होगा ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? अभी पीछे इसका निकाल चुके हैं, ऐसे ही एक आर्गुमेंट डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम होएगा। अभी पीछे इसी तरीके का एक क्वेश्चन करा था कि ये कब होगा, रॉड की कौन सी कंडीशन पे होगा, हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन पे या फिर ये पूरा फिर से वर्टिकल हो जाए? वर्टिकल पे। हाँ, दैट इज वर्टिकल ओरिएंटेशन। तो मैं डायग्राम बनाऊंगा नहीं, आप मेरे साथ साथ डायरेक्ट देखो, क्योंकि अब धीरे धीरे हमको अपनी स्पीड बिल्डअप करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी और प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। स्पीड का क्वेश्चन है तो एनर्जी का अप्रोच, इनिशियल जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, हम रेफरेंस सेट कर रहे हैं इसको, इनिशियल हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस। बाद वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ही निकाला जा चुका है फर्स्ट पार्ट में, तो इनटू ओमेगा स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अब आप एक एक करके देखोगे। पार्टिकल नंबर 3 ऊपर जा रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पार्टिकल नंबर 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, पार्टिकल नंबर 1 का मोशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और पार्टिकल नंबर 2 का मोशन भी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। यानी कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 नीचे जा रहे हैं और पार्टिकल 3 ऊपर जा रहा है। तो पार्टिकल 3 में पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगी mg इंटू वो 2d/3 डिस्टेंस ऊपर जाएगा, और पार्टिकल 1 और पार्टिकल 3 नीचे आएंगे। पार्टिकल 1 पार्टिकल 3 रेफरेंस लाइन के नीचे चले जाएंगे, तो उनके लिए माइनस mg पार्टिकल 2 d/3 डिस्टेंस नीचे जाएगा, पार्टिकल 1 4d/3 डिस्टेंस नीचे जाएगा। तो ये हो गया तो पोटेंशियल। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वाला क्यों नहीं यूज किया पोटेंशियल में? तो रॉड मासलेस है, तो रॉड अच्छा का सर। सेंटर तो है ही नहीं, हम तो पार्टिकल्स का ही तो Yes. लेंगे। तो तीनों पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की डिस्कशन हो रही है। इससे ओमेगा आएगा, यहां से ओमेगा। एफ पार्ट मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, ये तो खैर एक ही बात है, ई और एफ में कोई फर्क नहीं है यार। ई में काइनेटिक एनर्जी पूछा है और बी में एफ पूछा है, दोनों बात एक ही है। तो मतलब ये दोनों का आंसर एक ही से आ जाएगा, समझ गए? एफ और ई के लिए सेम वर्किंग है। और जी पार्ट मैक्सिमम स्पीड रीच्ड बाय द मास लेवल्ड 2, इसको कैसे करोगे? तो मैक्सिमम स्पीड अगर निकालनी है आपको ऑब्जेक्ट 2 की, तो रोटेशनल मोशन में किसी भी पॉइंट की स्पीड निकालने के लिए आर ओमेगा ही लगाओगे। तो वी मैक्सिमम चाहिए तो ओमेगा मैक्सिमम यूज कर लेंगे, यानी कि जो अभी ओमेगा निकालोगे ई पार्ट में वो लगा देना। और आर क्या लिखेंगे? तो पार्टिकल 2 के लिए आर की वैल्यू, तो पार्टिकल 2 इस पिवट से d/3 डिस्टेंस पे है, तो d/3, और जो ओमेगा इसके ऊपर वाले पार्ट्स में कैलकुलेट किया गया है वो ओमेगा रख देंगे यहाँ पर, ओमेगा फ्रॉम प्रीवियस पार्ट। तो ये एक रिव्यू प्रॉब्लम था एक्चुअल में, क्योंकि इसमें देखो सब कुछ हो गया है, मतलब जितने कंसेप्ट रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़े हैं धीरे धीरे सब लगने लगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला लेक्चर यूज हो गया, टॉर्क का लेक्चर यूज हो गया, अल्फा वाला लेक्चर आ गया, सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल का कंसेप्ट लगने लगा, एनर्जी कंजर्वेशन लग रही है, V इक्वल टू आर ओमेगा लग रहा है। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें जो इस चैप्टर में हैं वो लगभग यूज हो गई। और हाँ जी, थोड़ी चीज पूछनी थी कि सर इस क्वेश्चन में जैसे इनिशियल में रिलीज किया है तो ओमेगा 0 था, लेकिन अल्फा उसका कुछ था, तो सर इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दीजिए। नहीं प्रैक्टिकल क्या है, देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दो डिफरेंट चीजें हैं भाई। वेलोसिटी ये तो काइनेमेटिक्स में भी नहीं होता है, काइनेमेटिक्स में आप बॉल को फेंकते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पर वो जीरो वेलोसिटी पर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तब भी लग रहा होता है। यस तो वेलोसिटी जीरो होना और उस समय एक्सेलरेशन का होना, ये दो डिफरेंट पैरामीटर ही हैं, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इनका सेपरेट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इनका, मतलब एक के एग्जिस्टेंस से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रहो ना रहो, मैं तो रहूंगा। हाँ, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जरूर हैं डेफिनेशन वाइज, लेकिन एक क्वांटिटी के दूसरे क्वांटिटी से मैथमेटिकल रिलेशन है कि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से मैथमेटिकल रिलेशन बनता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट क्वांटिटीज ये दोनों अलग अलग हैं। तो हो सकता है एक्सेलरेशन जीरो हो, वेलोसिटी जीरो ना हो सकता है वेलोसिटी जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो ना हो सकता है दोनों जीरो हो जाए, हो सकता है दोनों नॉन जीरो हो जाए। जब ये दो क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है तो एक के जीरो होने से दूसरे के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हम। ओके सर।
समझ में आया आपको? ये दो मेरे ख्याल से, हाँ एक ये क्वेश्चन भी है। इसमें एक डबल पुली वाला सिस्टम है, स्पूल वाला कंसेप्ट है ये, जो पहले डिस्कस किया जा चुका है। पहले वाले कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो इनर सरफेस से रैप की गई है और बाद में सी पार्ट में बाहर वाले सरफेस से। तो एक हम कर देंगे, एक आपको अपने आप करना होगा। पहले तो इन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया है। इन्होंने क्या पूछा है बेसिकली, वो हम ही लोग ऐड कर देते हैं क्वेश्चन में, कि मतलब ये बताने के लिए कि पहला स्टेप आपका अगर क्वेश्चन है तो पहला स्टेप एक काम करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ही कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आप कोई भी इक्वेशन बनाओगे उसमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये दो डिस्क हैं इसमें यार, दो डिस्क हैं, उनके रेडियस गिवन है, उनके मासेस गिवन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा ये? ये दो डिस्क हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू तो अच्छा, जिसको स्पूल ना समझ में आता हो, आप में से कोई ऐसा है जो जिम वगैरह जाता हो, डंबल देखें कभी आप लोगों ने? यस सर। यस सर। तो डंबल में भी सेंटर पे एक रॉड जैसी चीज नहीं होती और साइड में दो मेटल की डिस्क होती हैं? यस सर। तो उसको आप स्पूल मान सकते हो। तो अब डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, साइड के जो दो बड़े डिस्क होते हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बीच में जो रॉड होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबको ऐड कर दो। बट यहाँ पर रॉड नहीं है बीच में, सिर्फ दो डिस्क हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क वाले फॉर्मूले से निकाल दो। डिस्क के फॉर्मूले के हिसाब से m1r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक के लिए और प्लस m2r2 स्क्वायर बाई 2 दूसरे के लिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए। ये तो सिंपल सा है। अब इसमें अंदर वाले स्ट्रिंग से, अंदर वाली डिस्क से स्ट्रिंग को रैप करके और उसके बाद छोड़ दिया गया है और ये ब्लॉक 2 मीटर नीचे आ रहा है। तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पुट करूंगा, मैं इसको h मान लेता हूँ, बाद में आप h को कर देना न्यूमेरिकल वैल्यू में, और 2 किलोग्राम मास को मैं m से डिनोट कर दूंगा। मैं सिंबॉलिकली करने जा रहा हूँ इसको। और निकालने को क्या दिया जा रहा है आपको, व्हाट इज द स्पीड। जैसे ही तुमने पढ़ा कि स्पीड निकालनी है, तुरंत दिमाग में घंटी बजी, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तुरंत एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी लिखा, फाइनल एनर्जी लिखा और लिख करके दोनों को कंपेयर कर दिया। क्या क्या होगा इनिशियल एनर्जी, तो काइनेटिक फॉर्म 0, अब मैं लिखूंगा भी नहीं के और पीई, अब अपने आप समझना, इस यहाँ पर इस एग्जांपल में के पी में लिखने वाला नहीं हूँ, और पोटेंशियल 0, मतलब मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूँ, क्योंकि एक स्टेज आपकी ऐसी आनी चाहिए जहां पर 1.5 से 2 मिनट लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और फाइनल एनर्जी में काइनेटिक फॉर्म, मैंने ब्लॉक की वेलोसिटी v मान ली, तो मैं लिख दूंगा इसको हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ पुली की रोटेशनल एनर्जी I इंटू, हाँ, और ग्रेविटेशनल एनर्जी रेफरेंस से नीचे जाने वाले हैं तो -mg बस खत्म। क्वेश्चन छोटा है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है यार, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से हैं ये। E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल, इससे आपको V आएगा, लेकिन ओमेगा क्या रखेंगे, ये भी क्वेश्चन है ना, कि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू, तो वो नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन यहाँ लगाओ, क्या लिखोगे अभी आर जी, ओमेगा, कौन सा R, स्मॉल R1, R1 V इक्वल टू ओमेगा R1 रखेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग अंदर वाले डिस्क पे है। यही स्ट्रिंग जब बाहर वाले डिस्क पर हो जाएगी तो V इक्वल टू R2, बस ओमेगा R2। ये है कंडीशंस। यही सारे कंसेप्ट देखो, इतने 3 से न्यूमेरिकल कर रहे हो आप, 3 दिन से हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे हैं और बार बार ले दे के वही सारे कंसेप्ट हैं, फिर भी आप डाउट लेके ही आओगे कि सर ये वाला नहीं हो रहा हमसे, क्योंकि आप सिस्टमेटिक चलते नहीं हो, ब्राउनियन मोशन करते हो तुम लोग, और ब्राउनियन मोशन के अंदर भी कहा गया है डिस्प्लेसमेंट 0 आता है, घूमते रहो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला उसका। ठीक है, बी पार्ट। सी पार्ट अब अपने आप कर लीजिएगा, इसमें करना क्या है, बस एक चेंज है इसमें, सारी चीजें ऐसी रहेंगी, ओमेगा R1 की जगह ओमेगा R2 हो गया है, बस इतना ही हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, देख लो, नहीं बस, हाँ तो ये है, मतलब यहाँ तक आपका रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस आज पूरी तरीके से हो चुका है। न्यूटन लॉ ऑफ फोर्सेस निकालना, एनर्जी निकालना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना, फिक्स्ड एक्सिस का रोटेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बच्चा एक सेकंड,
इसके बाद जो डिस्कशन होगी हमारी वो जनरल मोशन पे आएगी। जनरल मोशन का मतलब होता है जिसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन चलेगा, साथ साथ दोनों मोशन होंगे। ये अभी तक तो बॉडी सिर्फ रोटेट कर रही थी, अब बॉडी रोटेट भी करेगी और साथ साथ ट्रांसलेट भी करेगी। रोलिंग का एग्जाम्पल, चैनल का एग्जाम्पल, लैडर के स्लिप होने का एग्जाम्पल, इसमें रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है। कंबाइंड मोशन जिसको बोलते हैं, जनरल प्लेन मोशन बोलते हैं इसको। ये इसके बाद अगला टॉपिक है जो कि और खतरनाक है। तो टायर के मोशंस को भी मान सकते हैं। हाँ, टायर का मोशन भी। लेकिन मेरा फिर ये होगा कि जितना लेक्चर पढ़ा गया है ये रिवाइज कर ले, और अभी टाइम है आपके पास, क्योंकि अभी इस वीक में अभी और कोई क्लासेस तो है नहीं हमारी रोटेशनल मैकेनिक्स की। तो इस पूरे वीक को आप रोटेशनल मैकेनिक्स का रिवीजन में लगा दो। 3 दिन में जो भी हो सकता पूरा रिवाइज कर ले, अच्छी तरीके से पूरी प्रैक्टिस कर ले, रिवाइज कर ले, ताकि जब अब नेक्स्ट क्लास में बैठो तो एक एक पॉइंट माइंड के अंदर होना चाहिए हमारे।